ये बबल बन ही जाएगा और यही हो रहा है। ये चीज़ अगर कंपनी ने डिलीवर नहीं करी, स्मॉल कैप बबल बनाने के लिए हमारे लोकल फंड ही बहुत हैं, इसलिए बबल की ज़रूरत है। पावर परचेज अग्रीमेंट साइन नहीं किया। नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या बबल बनने वाला है, वैल्यूएशंस का क्या होने वाला है। नासा और एयर कंडीशनिंग वीडियो के बाद मैंने ये आप लोगों से वादा किया था कि इस टॉपिक पे एक चर्चा होगी, इस विषय पे बात करेंगे। ये विषय बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे काफ़ी समय भी लगा, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ी, किताबें देखनी पड़ी, इतिहास समझना पड़ा कि वैल्यूएशंस कैसे बढ़ते हैं, बबल्स क्यों बनते हैं। समय लगा और मुझे नहीं लग रहा है कि ये जितनी भी एनालिसिस है ये पूरी पुख्ता अभी भी है, काफ़ी काम इसमें बाकी है। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये ऑलरेडी 96 स्लाइड्स का है, तो मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इसको 2 या 3 भागों में बांटूंगा और ये जो सीरीज़ है इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें मैं खुद सीख रहा हूँ। और ये जो एनालिसिस है इसमें कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है, सबके सत्य अपने होते हैं। आपका सत्य अपना होगा, मेरा अपना होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये ड्रेस का कलर क्या है, एक वाटर बॉटल का सर्वे करने वाला हूँ, FIIs क्या कर रहे हैं और इंडिया के वैल्यूएशंस क्या हो रहा है। और फिर यही था कि गधा घोड़ा खच्चर सबके वैल्यूएशन इतने बढ़ गए हैं, क्या हो रहा है बाज़ारों में। तो सबसे पहले ये जो ड्रेस की बात है, मुझे इसका कलर वाइट और गोल्ड दिखता है। आप लोग अगर कमेंट्स पढ़ेंगे, आधे लोगों को करीब ब्लू और ब्लैक दिखती है, वही ड्रेस है, वही फ़ोटो है। मुझे गोल्ड और वाइट दिखती है, मेरे परिवार को कुछ लोगों को गोल्ड और वाइट दिखती है, और जैसे मेरी बिटिया को ब्लैक और ब्लू दिखती है, एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ ये डाल रहा हूँ कि ये एक ड्रेस है, यही अगर 2 लोगों को अलग अलग दिखती है तो इतने सारे जो 5000 6000 शेयर्स हैं इंडिया में, उसमें कैसे कंसेंसस होगा कि इसकी क्या प्राइस होना चाहिए या क्या होना चाहिए। इसका तात्पर्य यही था आप लोगों को दिखाने का कि जब एक ड्रेस की ही 2 राय हो सकती हैं, 2 कलर्स अलग अलग हमको रंग दिखते हैं, तो शेयर्स में तो इतनी सारी बातें हो सकती हैं, इतना वेरिएशन हो सकता है। तो इसका पर्पज़ यही था कि कभी भी एक परफेक्ट प्राइस, एक परफेक्ट रंग या आपका कलर या मेरा कलर कभी सेम हो ही नहीं सकते। 10 लोग 10 बातें, इसलिए हम सबको अपना खुद का एनालिसिस, अपनी खुद की थिंकिंग, अपनी खुद की फिलॉसफी बनानी पड़ती है इन्वेस्टिंग में भी। तो दूसरा एक सवाल आप लोगों से करता हूँ। ये कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है, इस कंपनी का नेटवर्थ 2020 में सिर्फ 14 करोड़ था। ये कंपनी की टर्नओवर करीब 150 करोड़ थी, बहुत कम मार्जिन थी, 5% की ऑपरेटिंग मार्जिन थी और हार्डली 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाती थी। 61% इनकी टर्नओवर सरकार से आती थी और इनका DRHP अगर आप पढ़ेंगे IPO के पहले तो ये कह रहे हैं कि हमारा रिसीवेबल काफ़ी ज़्यादा रहता है और पेमेंट आने में मुश्किल होती है। ये कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं कि एक कंपनी है, काफ़ी कंपनियां हैं जिनको मैं जानता हूं। एक कंपनी एजुकेशन की कंपनी थी जिन्होंने सरकार के साथ 36 करोड़ का बिजनेस किया था और फिर वो रिसीवेबल सरकार से आया नहीं था। कौन सी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा, कंपनी ये नहीं बताऊँगा, लेकिन उनके एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज्ड है। तो एक ज़माना था जब सरकारी कंपनियों से जब कंपनीज बिजनेस करती थी, पेमेंट में समय लगता था और कई बार पेमेंट आता भी नहीं था अगर सरकारें चेंज हो जाती थी। तो ये ऐसी अगर कंपनी है जिसकी 14 करोड़ की नेटवर्थ थी, 4 करोड़ का प्रॉफिट था, सरकारी बिजनेस था, इसको आप क्या वैल्यू देंगे। फिर मैं आता हूँ कि इस कंपनी की वैल्यू क्या हुई और मैं क्यों बबल की बात कर रहा हूँ। तो इस कंपनी की क्या वैल्यू देंगे आप सोचिए। अब एक कमाल की एनालिसिस करेंगे। ये है रॉबर्ट शिलर, नोबेल लॉरिएट हैं। इन्होंने स्टॉक मार्केट पे इनसे बेटर लॉन्ग टर्म एनालिस्ट कोई है ही नहीं, ठीक है। और इनकी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। 2 किताब जो इस स्टडी के लिए बहुत रेलेवेंट है, इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत रेलेवेंट है, आपको दिखा देता हूँ। रॉबर्ट शिलर पहले हैं जिन्होंने 2000 जो टेक बबल आया था उसमें एक टर्म ग्रीनस्पैन ने बोली थी, इररैशनल एक्सूबरेंस, उस पर इन्हें किताब रखी थी। इस पे इन्होंने
मोस्ट बबल्स की एनालिसिस करिए, बबल्स कैसे बनते हैं, क्या फेजेस होते हैं। और दूसरी, 2 नोबेल लॉरिएट हैं, शिलर खुद हैं और जॉर्ज एक्लॉफ, इन दोनों ने मिल के एक किताब लिखी है, इसका नाम है एनिमल स्पिरिट्स। ये जो एनिमल स्पिरिट्स वर्ड है, इसको टर्म कीन्स ने दिया था, उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो ये 2 किताब मुझे पढ़नी पड़ी टू अंडरस्टैंड कि जब एनिमल स्पिरिट्स आते हैं, जब अग्रेशन आता है इन्वेस्टिंग में और सब तेज़ी लगती है और इरैशनल एक्सूबरेंस की जो बात कर रहे हैं, अगर ऐसा मेनिया जैसा थॉट प्रोसेस आ जाता है कि सब कुछ अच्छा होगा तो क्या होता है। ये 2 किताबें बहुत रेलेवेंट हैं। और एक रिसेंटली एक किताब आई है वक्लाव स्मिल की साइज। इसमें मैं ये किताब इसीलिए पढ़ना चाह रहा था कि हर चीज़ का एक बाउंड्री फंक्शन होता है, कि एक पेड़ आसमान तक नहीं जाता है, एक पेड़ पहले ग्रो करता है फास्ट, फिर एक साइज होकर रुक जाता है। हमारी हाइट भी, हम जब बड़े होते हैं एक साइज होकर रुक जाती है। तो टिपिकली अगर मार्केट कैप भी है, कंपनी की प्रॉफिट है, उसकी भी एक साइज़ की लिमिट होती है। बाजार कितना बड़ा, उसमें कितना मार्केट शेयर मिलेगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा, हर चीज़ की एक लिमिट है। तो उस लिमिट की मैं एनालिसिस करने के लिए किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको अगर प्रायोरिटी में पढ़नी है तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले सिर्फ एनिमल स्पिरिट पढ़िए। पूरी किताब नहीं पढ़नी तो सिर्फ पहले 5 चैप्टर पढ़िए। 5 में भी आपको कम पढ़ना है, सब 5वां चैप्टर से शुरू करिए, विच इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग। कोई भी बबल बनता है ना, कहानियों से बनता है। तो इनके पहले जो 51 पन्ने हैं इस किताब के, बहुत हैं। इफ़ यू रीड द फर्स्ट 51 पेजेस यू विल लव द बुक, देन मे बी आप इन्होंने डीप एनालिसिस इन्होंने कर रखी है, बट ये किताब मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। और to start with the last, which is chapter 5, which is about stories, and then you can go on. अच्छी किताब है। रॉबर्ट शिलर, लॉन्ग टर्म एनालिसिस। अब देखते हैं, यह है अमेरिका का शेयर बाजार। S&P 500 की डिविडेंड यील्ड जो है ब्लू लाइन, यानी कि पूरे स्टॉक मार्केट में डिविडेंड यील्ड क्या होती थी, और नीचे की है कि सरकारी बॉन्ड 10 ईयर यूएस ट्रेजरी की क्या रिस्क फ्री जो रेट होता है। अब आप देखिएगा 1900 बेसिकली 1900 से लेके 1954 तक शेयर बाजार की डिविडेंड यील्ड सरकारी बॉन्ड की यील्ड से हमेशा ज़्यादा थी। तो अगर आप 1909 में पैदा हुए थे और आपने से 25 साल की उम्र में शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना शुरू किया, तो आपने क्या देखा है पिछले 25 साल जहाँ से आप पैदा हुए थे, आपने देखा है कि शेयर बाजार की डिविडेंड यील्ड, कोई भी कंपनी में खरीदता हूँ, वो बॉन्ड यील्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर आज के दिन 6% आपको एफडी मिल रही है या सरकारी बॉन्ड में मिल रहा है, मैं इसे भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो कोई भी शेयर आप खरीदेंगे उसकी डिविडेंड यील्ड 6 से ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो मैं खरीदूंगा नहीं। तो इनकी इन्वेस्टिंग पीरियड में अगर इन्होंने यहाँ इन्वेस्टिंग शुरू करी है, अगले 10, 15, 20 साल यही सत्य था कि हर शेयर की डिविडेंड यील्ड बॉन्ड यील्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मैं रिस्क लूँगा, शेयर खरीदूंगा, नहीं तो शेयर नहीं खरीदूंगा। अब एक इंसान पैदा होता है 1919 में, वो इन्वेस्ट करना चाहता है 1944 में, उसने भी वही देखा है, वो भी इन्वेस्ट करना शुरू करता है, उसको भी लगता है यार शेयर मैं तभी खरीदूंगा जब डिविडेंड यील्ड एफडी या बॉन्ड यील्ड से बेटर होगी, जो मेरे को रिस्क फ्री मिलने वाला है। ये इनकी इन्वेस्टिंग करियर है। अब देखते हैं कि अगर कोई यहां पैदा हो रहा है और यहां इन्वेस्ट करना शुरू हो रहा है, उसके साथ क्या होने वाला है। 3 इंस्टेंसेस हैं जहां बॉन्ड यील्ड और डिविडेंड यील्ड बरोबर हो जाती है। तो इस इंसान को अगर कोई यहां पर आके सोचे कि शायद ये बदलने वाला है, कि पहले, आज के पहले शेयर्स की यील्ड सरकारी बॉन्ड से मुझे ज़्यादा चाहिए थी, मिलती है, लेकिन शायद ये चेंज होने वाला है, नहीं हुआ। फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद भी शायद चेंज हो जाए, नहीं हुआ। लेकिन 1954 में अराउंड दैट टाइम वाज इट डिफरेंट, बिकॉज हम कई बार बोलते हैं दिस टाइम इट्स डिफरेंट, अब चेंज हो जाएगा, इंडिया का वैल्यूएशन पहले सस्ता था, महंगा है, महंगा हो जाएगा, या महंगा था या सस्ता हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम होता है। तो एक वर्ड हम हमेशा सुनते हैं, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, अब सब कुछ बदल गया है, नया दौर है, नई उमंगे, नई नई जवानी।
वो एक गाना है, वैसा ही है कि सब कुछ नया है इसलिए चीज़ें बदलने वाली हैं। इसी चीज़ को हम एक चीज़ कहते हैं कि एंकरिंग एंड रीसेंसी बायस। अगर मैं आपको एक चीज़ की प्राइस दे दूं कि ये फलाना प्राइस है, तो आप उसी के अराउंड सोचते हैं। इस पर काफ़ी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं। और दूसरा होता है रीसेंसी बायस। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीने में या पिछले कुछ सालों में जो हुआ है, हम उसी चीज़ को सोचते हैं कि यही चीज़ होती रहेगी। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती हैं। स्टॉक मार्केट में दो बायसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो है एंकरिंग और रीसेंसी। इसके लिए ही मैंने वाटर बॉटल का सर्वे भी किया था, उसकी एनालिसिस बहुत मज़ेदार है, दिखाऊंगा आपको। तो 1954 के बाद क्या होता है, इट वॉज एक्चुअली डिफरेंट। इसके बाद पूरा इतिहास बदल गया है। शेयर बाजार की डिविडेंड यील्ड हमेशा सरकारी बॉन्ड जो लाल लाइन है उससे कम हो जाती है। पूरा इतिहास इस साल उल्टा हो जाता है। तो अगर आप यहां इन्वेस्टर थे और आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं शेयर तभी खरीदूंगा जब मेरे शेयर का डिविडेंड एफडी या सरकारी बॉन्ड से ज़्यादा होगा, तो यहां के बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इफ़ यू हैड एन एंकरिंग एंड रीसेंसी बायस कि जो इतिहास है वही रिपीट होता रहेगा, तो आप यहां इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। और क्या होता आप देखिए, दिस वॉज द बिगेस्ट बुल मार्केट इन अमेरिका ओवर द नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स। बीच में रिसेशंस आए थे, लेकिन ये लॉग स्केल में है। रॉबर्ट शिलर की स्टडी है, जिनकी वो किताब मैंने आपको दिखाई। ये है जब डिविडेंड यील्ड S&P बॉन्ड यील्ड से ज़्यादा होती थी। यहाँ वो बदलाव आता है और उसके बाद मार्केट टेक ऑफ करता है। तो अगर आप वो इन्वेस्टर थे जिसने वही लेंस लगा रखा है कि पहले जो हुआ है वही होता रहेगा, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते, आप इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो पहली चीज़ है, चेंज होता रहता है। हमको, आपको नई कंडीशन, नई चीज़ों में अडैप्ट करना होता है, अपने आप को भी बदलना होता है, अपनी सोच को भी बदलनी होती है। सिर्फ पुरानी सोच को लेके हम हमेशा पैसे नहीं बना सकते। अब ये क्यों हुआ, इस पे मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, आपको सिर्फ बेसिक बता देता हूँ व्हाट चेंज्ड इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड के। अब काफ़ी लोग आपने पहले एडम स्मिथ ने भी बहुत अच्छी किताबें लिखी थी। कीन्स ने आई थिंक 1920s में, मैं भूल गया कब, इन्होंने ये वाली जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखी थी। कीन्स वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये टर्म जो है ना, एनिमल स्पिरिट, इन्होंने कहा था। और दूसरी चीज़ इन्होंने करी थी कि सरकारों को डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए। जब इकोनॉमी स्लो हो रही है, जब इकोनॉमी डेफिसिट पे जा रही है, तो सरकार को उधार लेके खर्चा करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए। फिर जब बाउंस बैक आ जाए तो प्राइवेट के लिए छोड़ देना चाहिए। ये जो थियोरी थी, ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में दुनिया कभी यूज़ नहीं करती थी। और स्पेशली ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका जो 1929 से शुरू हुआ और 10-15 साल तक लगा और वर्ल्ड वॉर 2 तक ख़त्म हुआ, उस वक्त भी किसी ने ये माना नहीं था कि सरकार को डेफिसिट फंडिंग करनी चाहिए, जिस चीज़ को हम फिस्कल डेफिसिट आज के दिन कहते हैं। What changed in the world from here was a few things. First, the governments took to fiscal deficit funding, कि सरकार का काम है इकोनॉमी को रीजनरेट करना। Why? वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, तहस नहस थी, यूरोप लड़ाई करके एक दूसरे से, तो रिवाइव करना था। दूसरी चीज़ जो अमेरिका में हुई, जो एक्चुअली ग्लोबली हुई, कि टैक्स रेट जो बहुत ज़्यादा हाई थे कम हुए और मैसिव कंजम्पशन का रेवोल्यूशन आया। इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फैक्टर्स। काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें 2-3 चीज़ जो इंपॉर्टेंस ये थी कि डेफिसिट फंडिंग शुरू हुई, टैक्स रेट्स कम हुए, कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसा आया, सरकार ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। उसके कारण जो तेज़ी आई वो अमेरिका के लिए बहुत अच्छी थी और दुनिया के लिए बहुत अच्छी थी। वन बुक दैट यू हैव टू रीड, मैं इस किताब के बारे में अलग से एक बनाऊंगा, लेकिन ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपको इंडिया का फिनेंशियलाइजेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनेंशियल सर्विसेज समझना है अगले 10, 15, 20 साल। इस किताब का नाम है अ पीस ऑफ द एक्शन बाय जो नोसेरा। और क्या कहते हैं देखिए, हाउ द मिडिल क्लास जॉइंड द मनी क्लास। इन्होंने 1905 से आप समझ लीजिए 2010 तक, 100 साल तक
अमेरिका के हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का इनोवेशन, कि पहले सेविंग्स डिपॉजिट होती थी, सेविंग्स का चेकबुक, फिर मनी मार्केट फंड, कि आप पहले सेविंग्स है तो आप जो एक्स्ट्रा पैसा है आप उसको एफडी में डाल सकते हैं, जब आपको चाहिए वापस ले सकते हैं, कोई खर्चा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड कैसे बने, क्रेडिट कार्ड कैसे बना, कैसे अमेरिकन म्यूचुअल फंड में जो आज इंडिया में हो रहा है कि हमारे 7 करोड़ फोलियोज हैं और 4 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें अमेरिका में पहले हो चुकी हैं। तो 100 ईयर्स ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री, और किस तरह एडवर्टाइजिंग हुई, फिडेलिटी फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड को टीवी की एड से थ्रू बेचना शुरू किया था, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं बेचते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा पैसे बनाते हैं, इतना पैसा हम नहीं चाहते कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स दें। फिर पीटर लिंच, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, उनकी एनालिसिस है, उनका फंड कैसा कर रहा था, वॉरेन बफेट, सब कुछ एक छोटी सी संक्षिप्त किताब में है। इट इज़ अ माइंड ब्लोइंग बुक, और जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को। अगर भारत को जानना है, म्यूचुअल फंड, सेविंग डिपॉजिट, प्राइवेट इक्विटी, AIF, ये जितनी चीज़ें हैं, हेज फंड, इंडिया में जो आज आप देख रहे हैं और बढ़ना शुरू हुआ है, वो आपको समझना। आप ये किताब पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया की जो तेज़ी है वो 6 महीना 1 साल की नहीं है, स्ट्रक्चरल है, 10, 20, 25, 30 साल की, जिसमें बबल आएंगे फूटेंगे, बबल आएंगे फूटेंगे, लेकिन हमारा देश बहुत बहुत अच्छा करेगा। इस किताब से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत कुछ सीखने मिला है। तो अब देखते हैं एवरेज डिविडेंड यील्ड सारे शेयर्स की S&P में 1954 तक, 1954 तक एवरेज 6% थी। यहां चेंज होता है, हो जाती है 4, एंड 1990s के बाद कंपनी ने डिविडेंड देना एक्चुअली ऑलमोस्ट बंद कर दिया, 1 से 2% है। क्यों? कि जब आपको डिमांड दिख रही है बाजार में, आपको लग रहा है कि आपको नई फैक्ट्रियां लगानी है, नए लोगों को हायर करना है, अगर आप डिविडेंड दे देंगे तो आप नई फैक्ट्रियां कैसे लगाएंगे? तो अगर आपको ग्रोथ के लिए पैसे की ज़रूरत है, आपको तो पैसे जो आपने प्रॉफिट बनाए उसी में से आप डिविडेंड देते हैं, तो आप प्रॉफिट खुद रखते हैं और कहते हैं नहीं, उस डिविडेंड से मैं नई फैक्ट्री लगा के ज़्यादा ग्रोथ दे सकता हूं, तो डिविडेंड की जगह आपको कैपिटल गेन्स दे सकता हूं, जिसमें एज अ शेयर होल्डर आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे। ये जो चेंज आया है, ये कमाल का चेंज आया है, और ये कंपनियां प्राइमरली इट वाज इन रिडक्शन ऑफ डिविडेंड्स, हायर केपेक्स, हायर ग्रोथ, उसके कारण एक वर्चुअस साइकिल भी शुरू हुई है, और कभी कंपनी के वैल्यूएशंस भी बढ़ने शुरू हो गए थे, वो अलग कहानी है। अब यही जो एंकरिंग और रीसेंसी बायस की मैंने बात करी, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, कंज्यूमर कंपनियां 20 मल्टीपल में अंदाज ट्रेड करती थी, तब भी लीवर्स का मल्टीपल 30-32 होता था, बाकी कंपनियां 18-20 मल्टीपल में ट्रेड करती थी। अगर मैं 1954 वाले की तरह अगर सोचना शुरू कर देता कि यार ये कंपनियां तो मैंने जब तक देखा है 20-22 पे ट्रेड करती हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, तो व्हाट हैज़ चेंज्ड इन इंडिया इज ये सारी कंपनियां 20 का 30, 30 का 40, 30 का 70 हो गया है। अब 70 सही है गलत है किसी को भी नहीं मालूम। मैं कह सकता हूं कि नो वन टूडेज नोज कि भैया 70 इज द राइट मल्टीपल और 20 इज द राइट मल्टीपल और 40 इज द राइट मल्टीपल, इवन आई डोंट नो, एंड आई टेल यू व्हाई। ऐसा क्यों? 7 करोड़ इन्वेस्टर हैं, 7 करोड़ पोर्टफोलियो इंडिया में, 4 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर हैं। अगर लेट अस अज्यूम इन 4 करोड़ में से 3 करोड़ पुराने इन्वेस्टर हैं, 1 करोड़ नए लोग आए हैं। ये जो 3 करोड़ लोग हैं, ये सोचते हैं कि यार मैं तो 20 मल्टीपल से नहीं दूंगा ज़्यादा, तो ये क्या करेंगे, जैसे ही 30 मल्टीपल होगा ये लोग अपना माल बेचना शुरू कर देंगे या बेचना शुरू कर देंगे। अब ये जो 1 करोड़ नए लोग हैं, इन्होंने वो दुनिया नहीं देखी है। लेट्स से ये कुछ सोचते हैं कि नहीं यार मैं तो नया इन्वेस्टर हूँ, मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, मैं यंग हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। अगर ये सारे ये बिलीव करना शुरू कर दें कि यार 40 मल्टीपल ही सही है और 20 गलत है, तो उन शेयर्स का मल्टीपल 40 ही हो जाएगा। दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स। अगर 20, 25, 30, 35 हज़ार लोग डिसाइड कर लें कि यार ये शेयर यहाँ ट्रेड होना चाहिए और अपना शेयर न बेचें, तो वो शेयर का प्राइस गिरना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल होता है ना। पीई का पी इज प्राइमरीली क्या परसेप्शन है कि इस अर्निंग को मैं क्या मल्टीपल दूँ। इफ देर आर इनफ बिलीवर्स इन अ न्यू ट्रूथ, अगर नए सत्य में 10, 15, 20 हज़ार लोग अगर तैयार है ना,
तो वो सत्य सत्य हो जाता है। और मैं आपको कहता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। रिसेंटली मैं एक मित्र से मिला, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास एक वायर रॉड्स की कंपनी है और उसका मल्टीपल 50 होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों, 50 क्यों होना चाहिए? तो वायर रॉड बनाती है जो लिफ्ट में लगती है। कहता है क्यों, फास्ट मूविंग गुड है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बोला यार फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड वो होता है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, रोज़ ख़त्म हो जाता है, साबुन, मंजन, ब्रश एंड सो ऑन। तो बोलता है ये भी वैसा ही है। मैं क्या, देख भैया मैं तो 50 मल्टीपल नहीं दूंगा, 50 मल्टीपल में तो हिंदुस्तान लीवर खरीदूंगा, तुम्हारा शेयर नहीं खरीदूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे जैसे 1-2 लाख लोग इंडिया में हो गए, ये छोटी सी कंपनी है, और अगर वो बिलीव ये करना शुरू कर दिए कि इसका मल्टीपल 50 ही होना चाहिए, तो इसका मल्टीपल 50 हो भी जाएगा। इफ देर आर इनफ बिलीवर्स इन वॉट यू थिंक इन द शेयर मार्केट, वो हो भी जाता है। 3-4-5 साल तक तो वो रहता है। फिर अगर नई सोच नहीं आई, फिर अगर वो कंपनी वो डिलीवर नहीं करी तो वो अलग कहानी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर 10-20-25 हज़ार लोग भी सोचना शुरू कर दें ना एक शेयर के बारे में या एक सेक्टर के बारे में, वो सेक्टर बहुत महंगा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने ग्राफिक बनाया है, अब इसकी एनालिसिस करेंगे कि ऐसा इंडिया में क्यों हो रहा है कि हर चीज़ का वैल्यूएशन हाई हो गया है। इसके लिए मैंने एक एनालिसिस करी थी। एक पानी की बॉटल है, उसी बॉटल पे 3 सवाल पूछे थे, उसका मैंने आप लोगों से सर्वे किया है, करीब 300-400 लोगों का रिप्लाई आया है, कमाल है। तो मैं सबके रिप्लाईज तो यहाँ एनालाइज नहीं कर सकता, जो इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ उसकी बात करूँगा। मेरा पहला सवाल था कि एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपया बोतल का, MRP 50 रुपये है। आपको पता चल गया है कि एक डिस्रप्शन आने वाला है सप्लाई चेन में, तो 3 महीने के लिए इस बोतल का दाम बढ़ने वाला है, 200 रुपये हो जाएगा। तो आप क्या प्राइस पे खरीदेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि आप एक डेजर्ट में हैं, मरुस्थल में हैं, और आपने 8-10 दिन से खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, आपकी पूरी लाइफ सेविंग 1 करोड़ रुपए है, वही पानी की बोतल है, एक इंसान आता है, आप उससे कितने में खरीदेंगे। तीसरा सवाल है कि वही पानी की बोतल है, आप एक किसी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, तिलक हों, गांधी जी हों, कि उन्होंने लास्ट इस बोतल से पानी पिया था। ऐसी एक बोतल पिछले कुछ सालों पहले 5 करोड़ में बिकी थी, आप इस बोतल को कितने में खरीदेंगे। आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप पैसे वाले कलेक्टर हैं, वही पानी की बोतल है। तो पहले सवाल की एनालिसिस देखते हैं कि जहां पाइपलाइन में डिस्ट्रप्शन आने वाला है, बोतल का दाम बढ़ने वाला है। इट्स लाइक एक स्टॉक है, एक शेयर है बाजार में, आपने एनालिसिस कर ली, आपको मालूम है कि शेयर का दाम बढ़ने वाला है क्योंकि कुछ डिस्ट्रप्शन है, आपकी रिसर्च, आप वो क्या भाव में खरीदेंगे। तो ये कुछ लोग कहते हैं, मनीष कुमावत कहते हैं मैं 50 से 70 रुपए में खरीदूंगा। कमाल की एक कुछ सवाल है, आशुतोष जी कहते हैं कि 50 रुपए में कितना पानी आएगा। बिस्लेरी की बोतल तो 20 रुपए में मिलती है, किनली भी वही है, 50 रुपया क्यों। फिर अगर मैं 50 रुपया खर्च करूं तो मेरा महीने का 2 से 3 हज़ार रुपया खर्च होना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत महंगा है मेरे लिए। तो मैं तो बगल में RO का प्लांट है, मोस्ट ऑफ माई पीपल बाय फ्रॉम देयर, आई विल बाय फ्रॉम देयर, मुझे बोतल की क्या जरूरत है। सोचिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर है सुनीश गंगाधरन, वो कहते हैं कि मैं तो खरीदूंगा ही नहीं, अगर पानी इतना महंगा होने वाला है मैं तो वाटर प्यूरिफायर ही खरीद लूंगा, क्योंकि अगर मैं 200 रुपये में भी खरीदूं, मुझे 2 बोतल रोज की चाहिए तो मुझे 36,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे 3 महीने के लिए। उससे बेहतर तो 10,000 में मैं वाटर प्यूरिफायर ही खरीद सकता हूं। इसी तरह शेयर बाजार की एनालिसिस होती है, वही पानी की बोतल है, हर आदमी को वही सवाल दिया गया है, वही एनालिसिस दी गई है। कोई सोचता है 50 रुपये दाम है, कोई सोचता है 200 रुपये से खरीद लूंगा क्योंकि 3 महीने में भाव बढ़ने वाला है, मैं ट्रेड कर लूंगा। कोई कहता है कि मुझे बोतल की जरूरत ही नहीं, मैं तो वाटर प्यूरिफायर खरीद लूंगा। और इसका मतलब ये है कि हर आदमी को जो चीज़ें हैं अलग दिखती हैं। वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो हर चीज़ की एनालिसिस हर इंसान अलग ढंग से करता है। किसी को वही बोतल 200 रुपये में खरीदनी है, कोई उसकी जगह एनालिसिस करके कहता है कि नहीं यार मैं तो वाटर प्यूरिफायर खरीद लूँगा। तो पहला है कि देयर इज़ नेवर अ परफेक्ट प्राइस फॉर एनीथिंग। दूसरा है
ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, अपनी एनालिसिस करिए, और जो चीज़ आपको सामने दिख रही है अगर उससे कुछ बेहतर ऑल्टरनेटिव हो वहाँ आपको खरीदना चाहिए। बिकॉज शेयर मार्केट इज ऑल्सो अबाउट, स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो अबाउट रिलेटिव सिलेक्शन, कि 10 चीज़ें मिल रही है उसमें 2 या 3 बेहतर चीज़ें कौन सी हैं, और एक चीज़ अगर शॉर्ट टर्म में गड़बड़ होकर महंगी या सस्ती हो जाती है तो उसकी जगह मैं कुछ और कर सकता हूँ या नहीं। नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि उसने कह दिया वही सत्य है। दूसरा, ये वही एनालिसिस है तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं रहूँगा, आगे बढ़ते हैं। आप महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक के फ़ैन हैं, आप कलेक्टर हैं, उनके लास्ट पानी पी हुई बोतल आपको मिलने वाली है। अब आप देखिए ये क्या कहते हैं, जीवन जी कहते हैं कि 6 से 7% इन्फ्लेशन है। अगर कुछ साल पहले वो 5 करोड़ में बिकी है तो इन्फ्लेशन लगा कि अगर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं 10 करोड़ रुपए में वही बोतल खरीदने तैयार हूँ। ज्ञानदीप भी कहते हैं कि 7% इन्फ्लेशन है, थोड़ा प्रीमियम दे दूंगा, अगर मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं 10 करोड़ में खरीद लूँगा। अब आएगा मज़ा। आलोक दुबे जी कहते हैं कि सर आपने लिखा है कि सिमिलर बोतल तो 5 करोड़ में बिकी थी, और अगर वो लास्ट बोतल थी या जो भी है तो अगर करंट बॉटल बीइंग ऑफर्ड इज फेक, कि अगर वो सिमिलर बॉटल बिक ही चुकी है तो एक और बोतल कहाँ से आई है, इंसान बेवकूफ़ बना रहा है, सवाल कर रहे हैं। आनंद ईलांस कहते हैं आई वुड पे अ सिंगल डाइम फॉर द बॉटल, रीजन इफ सिमिलर बॉटल फ्रॉम विच ही ड्रैंक लास्ट वाटर वाज ऑलरेडी सोल्ड 10 years ago, then it means the bottle in question isn't really the last bottle from which he could have had, right? अगर दोनों बोतल थी तो तभी बिक जानी चाहिए, ये कहाँ से आ गई, अगर आई है तो क्या ओरिजिनल नहीं है। तो यहाँ देखिए सही जवाब का बात नहीं है, वही सवाल मैंने इनको भी दिया है। कुछ लोगों ने मेरी बात को सामने मान लिया कि अजय जी ने कहा कि सच ही कहा होगा, चलो मैं बोतल 10 करोड़ में खरीदूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो 2 नंबर ही हो सकती है, फेक हो सकती है, असली है या नहीं है नहीं मालूम। मुझे बहुत अच्छी लगी इनके सवाल और इनके आंसर्स, क्योंकि कुछ भी करने के पहले, मैंने पहले भी कहा था कि कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है और हमेशा सवाल करिए। एक चोर है कंपनी का मैंने एनालिसिस आप लोगों से करीब साल भर पहले एक वीडियो डाला था, और फिर कृष्ण बिहारी नूर जी की एक कविता भी सुनाई थी, जब वो कहते हैं ना कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो सच उतना ही होता है, कोई भी बढ़ा चढ़ा के कुछ बेचना चाहे तो पहले सवाल करिए। और स्पेशली नई इंडस्ट्री में नए प्रोमोटर्स आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन कंपनियों से जो महंगा अपना माल बेचते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। फिर एवन गोंजाल्विस कहते हैं कि अगर ये 50 साल पहले इनका देहांत हो चुका है तो ऐसी बॉटल कहाँ से मिल रही है। पहला सवाल तो ये डिलीजेंस कर रहे हैं कि अगर बॉटल है तो फिर मैं सिमिलर वैल्यूएशन असाइन करूँगा। तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है कि चूंकि आपने 5 करोड़ का नंबर डाल दिया है, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वही वर्ड यूज़ किया, एंकरिंग बायस। अगर आप मुझे 5 करोड़ का नंबर दे दिए इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 5 से ज़्यादा दूंगा, हो सकता है वैल्यू 5 से कम भी हो, मुझे नहीं मालूम। चूंकि एंकरिंग बायस आ जाता है जिसकी मैंने पहले चर्चा करी, इसीलिए मैंने यहाँ भी इनका कमेंट ऐड किया है, बिकॉज एंकरिंग बायस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टिंग में। तो अब ये दोहा वाले हैं, ये तो कहते हैं कि मैं 1000 करोड़ की अगर मेरी नेटवर्थ है मैं 2% इन्वेस्ट करूँगा, 20 करोड़ दूंगा, ज़्यादा सोचूंगा नहीं कि मेरे बहुत पैसे हैं। वो भी एक थॉट प्रोसेस है कि इतने पैसे हैं, 50 पी दे रहा हूँ या 70 पी दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत लॉस हो गया, की फ़र्क पैदा है, लगे रहो। हर आदमी की एक थिंकिंग है, हर आदमी इंडिविजुअल है, आप अलग हैं, आपके दोस्त अलग हैं, मैं अलग हूँ, म्यूचुअल फंड चलाने वाला फंड मैनेजर अलग है, हेज फंड चलाने वाला अलग है, FII अलग है, सब अलग सोचते हैं। वही पानी की बॉटल है। अब लास्ट वाला जल्दी से ख़त्म करते हैं। यहाँ है कि आप डेजर्ट में हैं, आपने पानी नहीं पिया है, आप क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपये आपके पास बचे हैं। ये इंसान कहते हैं कि पहले मैं वो एनालाइज करूँगा कि मेरे परिवार को पालने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, फैमिली के एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। डिपेंडिंग ऑन दैट मैं डिसाइड करूँगा कि मैं 10 से 25 लाख रुपए ही दूंगा, 75 लाख रुपए मैं फैमिली के लिए छोड़ दूंगा,
कि अगर 10 से 25 लाख में वो मान गया, ठीक है, मैं पानी पी लिया, मैं जी गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट 75 लाख मेरी फैमिली के लिए है आउट ऑफ 1 करोड़। मैं पूरा 1 करोड़ रुपया एक पानी की बॉटल में नहीं खर्च करूँगा। तो ये बहुत सोच समझ के कर रहे हैं कि अगर मेरे पास से 1 लाख रुपए की पूंजी है, मैं सारे के सारे पैसे एक शेयर में नहीं लगाऊंगा, डाइवर्सिफाई करूंगा एंड सो ऑन, रिस्क मैनेज करूंगा कि मैं स्टॉक मार्केट में आधा लगाऊंगा, आधा एफडी में लगाऊंगा, बॉन्ड में लगाऊंगा, 60-40 करूंगा। ये वो एनालिसिस कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है फैमिली के लिए, क्या एंड सो ऑन। कुछ लोग हैं वही कह रहे हैं कि अगर मेरी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, मैं बुढ़ा हो चुका हूं, तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं, ये भी कह रहे हैं, देन आई विल लीव ऑल द मनी फॉर माई फैमिली। लेकिन अगर मैं अभी भी यंग हूं, मेरी अर्निंग कैपेसिटी आज भी है, तो मैं कुछ और डिसीजन लूंगा। श्रेयस जी कहते हैं कि मैं 20 लाख रुपए खर्च करूंगा, 80 लाख रुपए फ्यूचर नीड के लिए फैमिली के लिए रख दूंगा। तो हर इंसान अलग ढंग से सोच रहा है। तात्पर्य मेरा यही था कि अगर एक ही सवाल आप अलग अलग लोगों से करते हैं उसी पानी की बोतल को लेके, सवाल के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हर इंसान अलग ढंग से सोचता है, हम लोगों को भी अलग ढंग से सोचना चाहिए। तो बस लेट्स गो ऑन, आई वोंट स्पेंड टू मच टाइम। सो नेट समरी है, पहली चीज एक्चुअल प्राइस क्या है ना, किसी को नहीं पता होता है। सो अगर मैं कह दूं कि इस शेयर का यही प्राइस होना चाहिए, गलत है। नो वन नोज व्हाट इज द राइट प्राइस और द राइट वैल्यू ऑल्सो। ब्रॉडली पता होना चाहिए कि मेरी ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये मेरी एंट्री प्राइस है, ये इनके कैश फ्लो हैं, इतना पैसा ये कंपनी बनाती है, ये ऐसा मोटा मोटी करेगी। इसकी मैं कुछ वीडियोस में पहले बात कर चुका हूं, बट नेट ये पानी के एग्जाम्पल से मैं आपको ये बता दूं कि 10 लोग, 10 बातें, 10 भाव, 10 एनालिसिस। दूसरा है कि कॉमन सेंस यूज करिए। जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया कि गांधी जी ने उस बोतल से पानी पिया था, मेरे पूरे विश्वास नहीं करिए, कॉमन सेंस लगाइए, किसी की बात का विश्वास ना करिए, सवाल करिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, जो मुझे लग रहा है कि हर रिटेलर को एनीवे होना चाहिए, तो चीपेस्ट एक्सपेंस वाला फंड खरीदिए। बिकॉज अगर पूरा बाजार ही महंगा होने लगा है और सब वही शेयर खरीद रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट स्पेंडिंग 1.5 to 2.5% ऑन मैनेजमेंट फी फॉर अ म्यूचुअल फंड, जहां वो आपको ज्यादा वैल्यू ऐड करके नहीं दे रहे हैं। अब आते हैं बबल्स पे, कि ये जो वैल्यूएशन की बात हुई, अब धीरे धीरे बबल्स की तरफ मैं बढ़ना शुरू कर रहा हूं। तो इंडियन मार्केट में जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। यहां मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दूंगा पावर सेक्टर का। यह बात है 2002 से 2012, जब सबसे बड़ा पावर सेक्टर का बबल बना था। और जहां तक मुझे याद है 2007 फरवरी मार्च में रिलायंस पावर का आईपीओ भी आया था, कुछ $30 बिलियन की वैल्यूएशन में 2 से 3 बिलियन डॉलर इन्होंने रेज किया था। इन सब की शुरुआत हुई थी 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से। तब शायद सुरेश प्रभु जी पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल एक्ट बनाया था कि स्टेट यूटिलिटीज़ क्या करेंगी, डिस्कॉम्स क्या करेंगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई थी कि मर्चेंट पावर आप बेच सकते हैं। आपको मैं इसका मतलब समझाता हूँ क्या है, बट पहले आप ये गणित समझ लीजिए। 1000 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने के लिए उस जमाने में 5000 करोड़ रुपए लगते थे, 5 करोड़ पर मेगावाट गिव एंड टेक। इसमें 2 कंपोनेंट होता है, इतना पैसा तो आदमी लगा नहीं सकता, और टिपिकली 1:4 डेट इक्विटी है। तो आप अपना 1000 करोड़ रुपया लेके आते हैं, 4000 करोड़ रुपया बैंक आपको लोन देता है। और क्योंकि रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, उस समय 14 से 15%, एक्चुअली 14 था, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 15% रिटर्न ऑन इक्विटी अलाउड था। यानी 15% ऑन 1000 रुपया, आपको 150 करोड़ रुपया प्रॉफिट बनाना अलाउड था। ठीक है, जहां तक मुझे याद है 2.5 रुपए का पावर बिकता था, शायद 50 पैसे इनकी प्रॉफिट आती थी, 2 रुपया कॉस्ट है, कोयले का कॉस्ट, पावर प्लांट लगाने का कॉस्ट एंड सो ऑन। तो अब बैंक तभी आपको लोन देगा इतना सारा जब आपके पास 30 साल का पावर परचेज अग्रीमेंट है, पीपीए, कि आप अगर पावर प्लांट लगा रहे हैं, आप प्राइवेट प्लेयर हैं, या एनटीपीसी भी जब पावर प्लांट लगाती है, जो भी पावर प्लांट लगाता है, किसको बेचेगा, इतने पैसे वापस कैसे करेगा।
तो 30 साल का अग्रीमेंट होता है कि मैं ₹2.5 में आपसे 30 साल तक पावर खरीदूंगा, आप 50 पैसा बनाते रहिए, आपके पैसे बनते रहेंगे। दिस इज हाउ पावर प्लांट्स वर मेड बिफोर दिस। अब नई चीज आई जिसका नाम है मर्चेंट पावर। अब इसकी गणित आपको दिखाता हूं, और यहां बबल की बात क्यों हो रही है आपको समझ में आएगा। वही 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, 1,000 करोड़ आपने इक्विटी लगाई, 4,000 करोड़ आपने बैंक से लिया। आपने पावर परचेज अग्रीमेंट साइन नहीं किया। आप कह रहे हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं मर्चेंट पावर बेचूंगा, यानी शॉर्ट टर्म के लिए 30 साल का मेरे पास कोई विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में किसी भी प्लेयर को बेचूंगा जिसको पावर की जरूरत है, इंडस्ट्री को जरूरत है, सरकारों को जरूरत है, जिसको भी जरूरत है। पावर एक्सचेंज है। यही पावर अगर आप ₹2.5 की जगह, शॉर्ट टर्म है, आपका लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट नहीं है इसलिए आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, आप मर्चेंट में ₹4.5 पर यूनिट में बेचते हैं। ₹2 आपका कॉस्ट है, आपकी प्रॉफिट कितनी हुई? ₹2.5 पर यूनिट। तो अगर 50 पैसे में आपका 150 करोड़ प्रॉफिट है, बेसिक गणित लगा रहा हूं, तो ₹2.5 में आपका 5 गुना होगा, यू विल मेक 750 करोड़, राइट? 750 crore on 1,000 crore is 75% रिटर्न ऑन इक्विटी। और पूरे के पूरे अगर आप 5 साल तक पावर ऐसे बेचते रहे या 6 साल तक बेचते रहे, आपका पूरा पावर प्लांट फ्री हो गया। जो रिटर्न होने में आपको 30 साल लगने थे, 5 से 6 साल में आपका पावर प्लांट, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिटर्न बन रही है, तो अगर आपके 75% रिटर्न बन रही है, 2 साल में आपने 1,500 करोड़ बना लिए। जब आप 1,500 करोड़ बना लेंगे, आपको नया पावर प्लांट लगाने के लिए कितने रुपए चाहिए? 1,000। तो आप फिर ये 1,500 में से 1,000 करोड़ रुपया नया पावर प्लांट लगाते हैं, 4,000 लोन लेते हैं, वही सपना दिखाते हैं कि मैं तो 4.5 में बेचूंगा। तो मैंने एक सुरेश प्रभु जी से ही मुलाकात हुई थी, वो आए हुए थे सिंगापुर कुछ साल पहले। तो मैंने पूछा था कि सर आपने ये कैसे अलाउ किया? पावर तो यूटिलिटी है, इतना पैसा आपने कैसे अलाउ किया? तो आपको अचंबा होगा, एक कंपनी ने पहला मर्चेंट पावर लगाया था, वो थे जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर ने इतना पैसा बनाया था वो एक शॉर्ट टर्म में, कि सारी कंपनियों को लगा, वो लालची कबूतरों की तरह जो मैंने कहा था ना, एक एक करके आते हैं कि ये पैसे बना रहा है, मैं भी लगा देता हूं। तो बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने कहा कि यार मैं भी पीपीए साइन नहीं करूंगा, मैं भी पावर प्लांट लगाऊंगा, या आधा पीपीए करूंगा, आधा मर्चेंट पावर करूंगा। तो सुरेश प्रभु ने यही कहा था कि अजय, हम एक मीटिंग में बैठे थे, कि तुम इमेजिन करो यार, टोटल इंडिया की कैपेसिटी तब थी 300 गीगावाट। अगर मैंने सिर्फ 1 गीगावाट के लिए एक कंपनी को इतने पैसे बनाने के लिए दे दिया, तो क्या हुआ? सबको लगा कि वो भी पैसे बनाएगा, सबने पावर प्लांट लगाने शुरू कर दिए। 1 गीगावाट की इन्वेस्टमेंट में अगर बहुत पैसे बने हैं, तो बबल इतना बड़ा बना कि वो छोटे से लालच के कारण कि पूरी इंडस्ट्री बन गई, पावर में इन्वेस्टमेंट्स आ गए, और वो जो तेजी आई, उसका जो बबल बना था इंडिया में, उसका कल्मिनेशन था रिलायंस पावर का आईपीओ। तो बबल का फायदा क्या होता है ना, कि बबल के बिना इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते। अगर ये एक कंपनी इतने पैसे नहीं बनाती छोटे से 1 गीगावाट पावर प्लांट में, जब पूरे देश की अपनी इतनी कैपेसिटी है, तो पावर में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते। अमेरिका में इंटरनेट और टेलीकॉम की तेजी, ये पूरा फाइबर ऑप्टिक्स की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, वो 1993 से 2000 की तेजी में आई हैं, जब पूरे अमेरिका को लगा था कि ये इंटरनेट इज़ अ न्यू थिंग, सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट्स हुए, स्पेक्ट्रम में इन्वेस्टमेंट्स हुए। वही चीज़ के कारण इंडिया में हुआ। भले ही वो इन्वेस्टमेंट्स डूब गए, लेकिन इंडस्ट्री बन गई। इंडिया में आपको याद होगा कितनी सारी टेलीकॉम की कंपनी थी, BHEL, BSNL, MTNL, टेलीनॉर, ऑब्वियसली रिलायंस, एयरसेल। कितनी बची हैं? सिर्फ 3 बची हैं, बाकी सारी खत्म हो गई। लेकिन हमारा पूरा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया बबल के कारण। तो बबल का फायदा बहुत होता है एग्जाम्पल। बट यहां खोया कौन पैसा? इक्विटी वाले तो ऑफ कोर्स, बट जिसने ये लोन दिया था ना, जिन बैंकों ने, उन्होंने ज़्यादा पैसा खोया। और उसकी हम कहानी सुनी चुके हैं कि कितने लॉसेज हुए थे बिकॉज ऑफ पावर सेक्टर लोन्स बाय बैंक्स।
तो बबल का फ़ायदा तो है कि इन्वेस्टमेंट्स आते हैं इंडस्ट्री में, इसलिए बबल की ज़रूरत है। बिना बबल के लालच नहीं होगा, बिना लालच नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे। इसलिए अगर आपको कबूतरों की तरह छत पे देख के कि वो कबूतर छत पे गया है, एक एक करके हम जाते हैं, लालच और ईर्ष्या, बबल्स लालच और ईर्ष्या से ही बनते हैं, तभी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, तभी पैसे आते हैं, तभी एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। एक इंडस्ट्री जहां मुझे लग रहा है अगले 8 से 10 साल में प्यारा बबल बनने वाला है, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च वाले इक्विटी एनालिस्ट हैं, CLSA, मॉर्गन स्टैनली, लोकल मोतीलाल, फिलिप, मतलब जिसको भी आप देखें सब ने EMS में लिख दिया है रिपोर्ट। EMS का मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूं और यहां पर बात करेंगे गुब्बारों की। ये चार ही मैंने एक बार कंपनी पढ़ी है, डिक्सन, केन्स, एम्बर, सिरमा, सबको मिला के 650 करोड़ का भी प्रॉफिट है और करीब 65,000 करोड़ का मार्केट है। इनका टोटल मार्केट कैप 65,000 करोड़ है। आपको लगता है कि 65,000 करोड़, अजय जी ये तो बहुत बड़ा नंबर है। 65,000 करोड़ बहुत छोटा नंबर है चार कंपनियों को मिला के, इसीलिए इनके पी मल्टीपल आप देखिए 124, 125, 60 और 75। दे आर एक्सपेंसिव। मेरे गुड टू ग्रेट फ्रेमवर्क जो बना रखा है कि गुड बिजनेस ग्रेट बिजनेस, गुड वैल्यूएशन ग्रेट वैल्यूएशन, ये सारे के सारे ग्रेट वैल्यूएशन में आ चुके हैं, गुड बिजनेसेस ही हैं। अभी ग्रेट बिजनेसेस नहीं हुए हैं, वैसी स्केल चाहिए, वैसी चीज़ें चाहिए, राइट। लेकिन गुड टू ग्रेट वैल्यूएशन क्यों हो गए हैं, इसकी आपको कहानी बताता हूं, और ये कहानी आपको बलून से ही समझाऊंगा, गुब्बारों से समझाऊंगा। लेकिन पहले आपको समझा दूं हो क्या रहा है। ये थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया है। HDFC बैंक का अकेले मार्केट कैप है 11 लाख करोड़, अकेला HDFC बैंक। 18 टाइम्स, 18 टाइम्स द साइज ऑफ ऑल द EMS कंपनीज कंबाइंड। 65,000 करोड़ में सारी EMS कंपनीज आपको मिल रही है, HDFC बैंक अकेला 11 लाख करोड़ है। तो अगर आप HDFC बैंक के इन्वेस्टर हैं तो ये बलून आप पकड़ लीजिए, ये है HDFC बैंक का बलून, इतना बड़ा है। ये जो जितनी कंपनियां हैं ना, सब मिला जुला के ना, इनमें इतनी हवा है। तो अगर आप HDFC बैंक के शेयर होल्डर हैं, और मैं इसमें से एक ही रख लेता हूं, आपको इसमें से थोड़ी सी भी हवा निकाल के छोटे से सेक्टर में डालनी है ना, ये बबल बन ही जाएगा। और यही हो रहा है छोटे सेक्टर्स में जहां इनफ कंपनियां नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इतना बड़ा HDFC बैंक है, ये सेक्टर मिला जुला के इससे 20 गुना छोटा है, और 125 पी मल्टीपल होने के बाद HDFC बैंक सिर्फ 15 मल्टीपल पे है। तो बबल कहां है आप खुद समझ लीजिए। और ये बबल अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहां से थोड़ी सी हवा निकली, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इनफ इन्वेस्टर्स ने जो कह रहे हैं कि HDFC बैंक तो 100 बिलियन की कंपनी है, 130 बिलियन की कंपनी है, $5 मिलियन भी निकाल के मैं खरीदना चाहूं यहां, तो ये कंपनियां बड़ी होती चली जाएंगी। और होता क्या है, दूसरा प्रॉब्लम है ना बबल्स का, कि मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूं कि क्या हो रहा है। ये बलून अब आपने डाला, ये आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेकेंड लगे भरने में, निकलने में 2 सेकेंड। तो टिपिकली जब बबल्स बनते हैं ना, बहुत धीरे बनते हैं और टुवर्ड्स द एंड बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे बलून में होता है ना, हवा भरती धीरे धीरे है, निकलती बहुत जल्दी है। तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में जब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाते हैं, जो कबूतरों वाला मैंने एक एनालॉजी दिया था कि हम कबूतरों की तरह एक एक करके आते हैं लेकिन उड़ जाते हैं एक साथ जब बिल्ली आती है, बबल इन्वेस्टिंग में भी यही होता है कि अगर मोमेंटम में बहुत सारी हवा हमने बलून में भर दी है, निकलती बहुत जल्दी है, क्योंकि सबको बहुत जल्दी निकलना होता है। ये एनालॉजी काफ़ी छोटे बड़े सेक्टर्स में आपको अगले 2 3 5 साल में श्योरली देखने मिलेगी। वो जो कंपनी थी जिसकी मैंने आपसे चर्चा करी थी, उस कंपनी का नाम है नेटवेब। उसका करंट मार्केट कैप है 4,300 करोड़, 92 पी पे ट्रेड कर रही है, और 632 करोड़ उन्होंने रेज की IPO में। नेटवेब जैसी कंपनियां जो सुपर कंप्यूटर बना रही हैं, जो R&D करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी कंपनियों को ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3 5 साल 6 साल पहले बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते बाजार से। छोटी कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक है, क्या कर रही है नहीं समझ में आ रहा है, सरकारी बिजनेस है,
लेकिन आज का जो बाज़ार है, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और लोकल फंडिंग इतनी है, नेटवेब जैसी यंग कंपनियों को कैपिटल मिल रही हैं अपना सपना साकार करने के लिए, बड़ा होने के लिए। इसीलिए बबल का जो फ़ायदा मैंने आपको कहा कि अच्छी बुरी जैसी भी कंपनियां हैं सबको कैपिटल मिल रही हैं अच्छा बिजनेसेस खड़ा करने के लिए। गुड कंपनी को ग्रेट बनने का मौका दे रहा है हमारा बाजार थ्रू कैपिटल अबंडेंस। अब दूसरा फ़ायदा मैं देख लेता हूं कि जल्दी से कि इसका क्या है। एक मैंने वीडियो बनाया था जॉब्स को लेके और एआई किस तरह हमारा जॉब लेगा, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग जॉब रिलेटेड है। दो तरह के जॉब होते हैं, मैनुअल और कॉग्निटिव, और यहाँ है रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव। मैनुअल रिपीटेटिव काम होते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले, जो काफ़ी सालों से ऑटोमेट हो रहे हैं, गाड़ी बनाना, मशीनों के पार्ट्स बनाना। मैनुअल नॉन रिपीटेटिव काम होते हैं नर्स, से फिजियोथेरेपिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर एंड सो ऑन। कॉग्निटिव रिपीटेटिव इज बैंक में काम करना, जो दिमाग का काम है लेकिन एक ही चीज़ बार बार करते हैं। कॉग्निटिव नॉन रिपीटेटिव इज सेल्स, डॉक्टर्स, सीईओ एंड सो ऑन। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ हैं जो एग्रीकल्चर में, खेतों में काम कर रहे हैं, जो मैनुअल काम है और रिपीटेटिव काम है। यही जॉब है जो मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए। अब नंबर ऑफ पीपल देखते हैं हर नौकरी में कैसे हैं। ऑब्वियसली मैनुअल जॉब में ज़्यादा लोग हैं, दिमाग वाले जॉब में कम लोग हैं। और जो वेल्थ पिरामिड है ना, पैसा दुनिया का, सबसे ज़्यादा पैसा आपको ही मालूम है कि जो दिमाग का काम करते हैं, इन्वेस्टिंग समझ लीजिए, सेल्स, सीईओ, मार्केटिंग, वो कमाते हैं। और ये इतने सारे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग या मैनुअल काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, बहुत कम पैसे बनाते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स आएगा इंडिया में, चाहे वो ईएमएस है, मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन की मैन्युफैक्चरिंग है, बोर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है, केमिकल है, फार्मा है, जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब में आपको कौन लोग चाहिए? ये वाले लोग चाहिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट का बबल आएगा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज में, चाहे वो डिक्सन, एम्बर, नेटवेब, जो भी है, नेटवेब ऑब्वियसली इज ऑल्सो अ बिट ऑफ, आई एम अज्यूमिंग कि वो टेक्नोलॉजी के लोग भी यूज़ करते हैं, बट हार्डवेयर भी काफ़ी बनाते हैं। जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जॉब्स हैं उसमें अगर इन्वेस्टमेंट आएगा 100 पी, 200 पी, 500 पी, जितने भी पी मल्टीपल में, और इन्वेस्टर्स को लगे उनका पैसा बनने वाला है, तो नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नौकरियाँ लगेंगी, तो एक वर्चुअस साइकिल हो जाएगा। दिस विल हेल्प जॉब क्रिएशन इन इंडिया, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए पास्ट में रह चुका है। इसलिए PLI स्कीम, जो प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम है, इंसेंटिव है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है टू क्रिएट जॉब्स एंड द मेक इन इंडिया कैंपेन। दूसरी चीज़ है जो मुझे पावर सेक्टर और टेलीकॉम में जो हुआ, प्राइमा फेसी मुझे नहीं लगता है इंडिया में वो होगा। एज आई सी नाउ दिस व्यू में चेंज। मेरी एक बिलीफ रही है कि आप जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करते हैं, जहां आप फैक्ट्रियां लगाते हैं, केपेक्स लगाते हैं, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस, मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बिजनेसेस में आपको साबुन बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं, या EMS कर रहे हैं, एयर कंडीशनर बना रहे हैं, जो भी आपकी नई फैक्ट्रियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपको या तो इक्विटी से करना चाहिए या फिर इंटरनल अक्रूवल से करना चाहिए। केपेक्स शुड बी फंडेड बाय इक्विटी, और जो आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, उन चीज़ों को आपको वर्किंग कैपिटल डेट से करना चाहिए। दिस इज माई प्राइमरी थिंकिंग। इसका मतलब ये है कि आज के दिन वाई आई थिंक वी विल नॉट हैव अ बैंकिंग क्राइसिस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इज बिकॉज ये जितनी फंडिंग हो रही है ना, पी मल्टीपल इतना हाई है, सब इक्विटी रेज कर रहे हैं। आप इक्विटी कब रेज नहीं करते हैं? व्हेन इक्विटी इज मोर एक्सपेंसिव देन डेट। आज के दिन इक्विटी इतनी सस्ती है, 70, 80, 90 मल्टीपल में अगर आप पैसे रेज कर सकते हैं, यू विल नॉट इवन बॉदर अबाउट गोइंग टू बैंक। तो इसलिए कभी भी बैंकिंग और डेट क्राइसिस नहीं आएगा। सफ़र करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर जो बहुत महंगे शेयर्स खरीद रहे हैं कि अगर ये कंपनियां वो ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पाई। आप जब 70, 80, 90 मल्टीपल देते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी 30, 35, 40% ग्रो करती रहेगी 8, 10, 15 साल। उसके लिए उनको कैपिटल भी चाहिए, लेकिन अगर वो ग्रोथ नहीं सस्टेन कर पाई, तब वो हम 3, 4, 5 साल देखेंगे। अभी तो इन कंपनियों को बहुत पैसे मिलने वाले हैं, बहुत फैक्ट्रियाँ लगेंगी,
बहुत जॉब क्रिएशन होगा। बट मैं ये आपको कह सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आप देख लें, टोटल 6 ट्रिलियन का बाजार है, जिसमें हमारा आई थिंक इंडिया इज़ प्रॉबली हार्डली हाफ और 1 और 2%, हार्डली इररेलेवेंट है हमारा देश। तो इन इंडस्ट्रीज़ में झील बहुत बड़ी है और मछलियाँ हैं, लेकिन इंडिया की मछली अभी बहुत छोटी है और चाइना की मछली को थोड़ा सा भी हमें रिप्लेस करना है तो बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा मैंने कहा कि केपेक्स इज इक्विटी, वर्किंग कैपिटल शुड बी फंडेड बाय डेट। नाउ व्हाट अबाउट एफआईआईज? ये सवाल मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि एफआईआईज क्यों खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। बट आप लोगों को समझना पड़ेगा एफआईआई बेवकूफ़ नहीं है। पहले मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझा दूं, इंडिया के वैल्यूएशन का कहाँ पर क्या है। करीब 5,800 लिस्टेड कंपनियां हैं। 42% ऑफ मार्केट, अबाउट 1.6 ट्रिलियन इज ओन्ड बाय द फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोमोटर्स। एफआईआई सेकंड बिगेस्ट है, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन, 850 बिलियन एफआईआईज ओन करते हैं। और एफआईआईज हैव मेड द मोस्ट मनी इन इंडिया टिल डेट। आपकी जितनी बड़ी कंपनियां हैं हमारे देश की, पहले एफआईआईज ने पैसा बनाया है। रिटेल और म्यूचुअल फंड बहुत बाद में आए हैं। चाहे आप रिलायंस ले लीजिए, चाहे आप एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, भारती ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, जो बिगेस्ट कंपनीज उसकी आप एफआईआई होल्डिंग देख लीजिएगा। एचडीएफसी बैंक प्रॉब्ली मैं भूल गया अभी, शायद 75% ऑफ द वेल्थ इन एचडीएफसी बैंक हैज बीन क्रिएटेड बाय एफआईआईज, नॉट लोकल्स। ये जो रिटेल और लोकल की जो ग्रोथ आ रही है ये अभी रिसेंटली शुरू हुई है आनी। ये है करंट मार्केट स्ट्रक्चर। म्यूचुअल फंड इज ओनली 8%, 1/3 ऑफ एफआईआई टुडे। सो फॉर म्यूचुअल फंड टू ओवरटेक एफआईआई आई थिंक 8-10 साल लगेगा, बट वो सत्य आने वाला है, वो भी होगा ही, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो फ्लोज हैं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब आप समझिए, हम कहते हैं ना एफआईआई इंडिया में क्यों नहीं डाल रहा है, अमेरिकन क्यों नहीं आ रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। पूरे इंडिया का मार्केट कैप है 3.8 ट्रिलियन, 3,800 बिलियन डॉलर्स। एप्पल का अकेले मार्केट कैप है 2.9 ट्रिलियन। और एप्पल और फेसबुक अगर आप मिला देना तो इंडिया के बाजार के जितनी 5,800 कंपनी हैं, पूरी की पूरी आप सिर्फ एप्पल और फेसबुक के बरोबर हैं। बाकी अमेरिका की कंपनी छोड़ दीजिए। और एप्पल और फेसबुक में इतने पैसे बने हैं लोगों के कि उनको अगर बोलना है कि आप इंडिया में जाके इन्वेस्ट करिए, नया मार्केट है, नई रिस्क है, उनको आपको बेटर रिटर्न प्रोफाइल चाहिए। तो अगर आपका पूरा का पूरा मार्केट बहुत महंगा अगर उनको लगता है, करेंसी रिस्क है, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ईजी नहीं होता है। दूसरा चैलेंज उनके लिए क्या है कि वही चैलेंज है, इसको आप एप्पल पकड़ लीजिए। एप्पल के सामने ये एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप है 130 बिलियन, एप्पल की है 3 ऑलमोस्ट ट्रिलियन। तो जिस तरह एचडीएफसी बैंक मैंने दिखाया था और डिक्सन, उसी तरह एप्पल के सामने एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक खरीदने के लिए आपको थोड़ी सी भी एप्पल से हवा निकलनी शुरू हुई, यहाँ बबल बन जाएगा। जो मुझे लग रहा है अगले 7-8 साल में शायद हो भी जाए कि जब ये सारी कंपनियां मैच्योर होनी शुरू हो जाएंगी, तब शायद यहाँ पे भी बबल बने। लेकिन अभी जस्टिफाई करना कि आप वहाँ से यहाँ पैसे डाल दो आसान नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा बलून का पैकेट आपको चाहिए। पूरा का पूरा शेयर बाजार जो इंडिया का है, ऑल द कंपनीज कंबाइंड स्टिल कैन नॉट टेक वन एप्पल। बिकॉज ये आर्ग्यूमेंट में, चूंकि मैं खुद बाहर रहता हूँ, एफआई इन्वेस्टर हूँ, काफ़ी फंड मैनेजर से बात करता हूँ, यही चैलेंज हमेशा आता है कि हाउ डू आई इन्वेस्ट इन इंडिया। अगर मुझे स्मॉल कैप खरीदनी, ऑलरेडी 100 पी हो गया है, मैं थोड़ा सा पैसा डालूंगा 200 पी हो जाएगा। तो वैल्यू तो उनको दिखती नहीं है, और वो उनके अपने बाजार में इतने पैसे बन रहे हैं, तो वो क्यों इंडिया में पैसे डालें। इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल जो हमारे देश का होने वाला है वो लोकल होने वाला है। एफआईआई जो 15 बिलियन वो डाल भी रहे हैं ना, आप ये समझ लीजिए कि उनकी करीब 850 बिलियन ओनरशिप है। 1.5-2% उनको डिविडेंड मिलता है, वही 15-20 बिलियन उनको डिविडेंड मिलता है। जो डिविडेंड मिल रहा है ना, वही री इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। नया पैसा अभी नहीं आ रहा है। अगर नया एफआईआई पैसा आने शुरू हो गया, तब तो लार्ज कैप में बबल बनेगा इंडिया में। स्मॉल कैप बबल बनाने के लिए हमारे लोकल फंड ही बहुत हैं। तो अब ये जो सुनीश जी थे, इन्होंने क्या कहा था कि अजय जी 50 रुपए की बोतल मैं क्यों खरीदूं, मैं तो वाटर कूलर खरीदूंगा। यही एफआईआई की थिंकिंग है। इसलिए मजाक में मैंने इनको एफआईआई बुलाया है कि यार इंडिया में मैं पैसे डाल ही नहीं सकता, ऑलरेडी महंगा है, मुझे अमेरिका में सस्ता मिल रहा है,
एप्पल सस्ता मिल रहा है या LVMH सस्ता मिल रहा है तो मैं वो खरीद लूँगा, बिकॉज वहाँ भी मेरे पैसे बने हैं आज तक। आप देख लीजिएगा शेयर प्राइस, प्रॉबली इंडिया से ज़्यादा पैसे बने हैं एप्पल, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट में पैसे डाल के, क्योंकि पूरा का पूरा अगर बाजार ही हमारा 3.8 ट्रिलियन है और एप्पल ने अकेले ही 2.9 ट्रिलियन की वैल्यू बनाई है, तो ये वैसे ही सोचते हैं कि अगर महंगी चीज़ हो गई है, तुम्हारी बोतल का दाम जो 50 होना चाहिए था अगर 200 रुपये हो गया है तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। जब वापस 50 होगा तब मैं सोचूँ, तब तक मैं कहीं और जाऊँगा, तब तक मैं वाटर प्यूरिफाई खरीद लूँगा, ऑल्टरनेटिव खरीद लूँगा। म्यूचुअल फंड्स और लोकल फ्लो इज़ व्हाट विल डिटरमाइन ये छोटी कंपनियों में क्या हो रहा है, बबल क्या हो रहा है। 3000 करोड़ मंथली फ्लो होती थी 3-4 साल पहले, पिछले महीने 16,000 करोड़, $2 billion हैव कम इन जस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ओवर एंड अबव दिस आपको मालूम है AIF, PMS, रिटेल इन्वेस्टिंग, ऑप्शन में जो भी हो रहा है, और द नंबर ऑफ न्यू पोर्टफोलियोज इज 7 करोड़। जो पहले 5 करोड़ होता था तो हर साल करीब नेट 1 से 2 करोड़ नए फोलियोज आ रहे हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसमें शायद 3.5 या 4 करोड़ हैं, हर इंसान का शायद 2 पोर्टफोलियो है। दैट इज़ व्हाट आई हैव थॉट, जो मुझे पता चला है। तो 3.5-4 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है इंडिया में। ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। तो ये जो 16,000 करोड़ का नंबर है ये भी बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ते रहेंगे। और म्यूचुअल फंड ऑप्शन नहीं है, 5,800 कंपनियां हैं, 1400 स्कीम्स हैं। क्या करेंगे आप? पैसे अगर डालते जाएंगे उनको वो कंपनियां खरीदनी ही पड़ेंगी, इसीलिए नेटवर्क को भी उनको 90 मल्टीपल देना पड़ेगा, डिक्सन को 120 देना पड़ेगा, क्योंकि बलून छोटा सा है और पंप हमारा बहुत बड़ा है। और इस पंप में आप 16,000 करोड़ अगर हर महीने डालते ही रहेंगे तो उसको तो खरीदना ही पड़ेगा, उसको तो हवा भरती रहनी पड़ेगी। तो जब तक आप नए बलून नहीं लाएंगे, नई कंपनियां नहीं लाएंगे, तो कैसे वो इन्वेस्ट करेंगे? और नई कंपनियां तो छोटे छोटे बलून की होगी, बड़े बलून तो आएंगे नहीं। और अगर छोटे छोटे बलून की नई कंपनियां होंगी, स्मॉल कैप माइक्रो कैप ही आएंगी, तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप तो फिर महंगी आएंगी, तो वहाँ तो बबल बनता ही रहेगा। तो इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी सेलेक्टिव। तो नेट में जो मुझे लग रहा है कि देखिए बबल तो है, चीज़ें महंगी हो गई हैं और ये रहेंगी, बिकॉज जो फ्लोज हैं उसको ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं, बिकॉज 4 करोड़ लोग हैं जो देश में विश्वास करते हैं, जो सही भी है। लेकिन कहीं कहीं बबल बन रहा है और वो रहेगा। ये ब्रॉडली थीसिस है। और फाइनली गधा, घोड़ा, खच्चर, आपको डिसाइड करना है गधा कौन है, घोड़ा कौन है, खच्चर कौन है। मल्टीपल हाई रहने वाले हैं। तो अगर 3 कंपनियां हाई मल्टीपल में ही मिल रही हैं तो काइंडली अगर कोई आपसे आके कहे कि वायर रोप की कंपनी को मैं 50 मल्टीपल दूंगा तो काइंडली न दें। 50 मल्टीपल की अगर कंपनी हिंदुस्तान लीवर है या अच्छी कंपनी है, हाइपर ग्रोथ है या टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो उससे एक डिस्काउंट में ट्रेड होना चाहिए। बिकॉज हमारा काम है रिलेटिव सिलेक्शन करना कि क्या बेहतर है और क्या खराब है। 2 चीज़ अगर सेम भाव में आती है तो कौन सी मैं लूँगा, कौन सी नहीं लूँगा। अम्बासडर भी आपको 1 करोड़ में मिल रही है, फेरारी भी 1 करोड़ में मिल रही है, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि अम्बासडर नहीं लूँगा भैया, फेरारी लूँगा, 1 करोड़ में है। क्विकली बाप पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि बाइंग एट एनी प्राइस, क्वालिटी एट एनी प्राइस। ये जो चैलेंज है इंडिया का, आपको याद होगा कि पहले गुड टू ग्रेट अर्निंग्स होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, गुड टू ग्रेट अर्निंग्स होती हैं, और फिर जब कंपनी 5, 10, 15, 20 EPS डिलीवर करना शुरू करती है, मल्टीपल भी बढ़ जाता है। लेकिन पहले क्या होता है ना, पहले गुड अर्निंग को ग्रेट होना पड़ता है। जब कंपनी डिलीवर करना शुरू करती है फिर गुड मल्टीपल ग्रेट होता है। क्योंकि इतने पैसे आ रहे हैं मार्केट में, इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले क्या हो रहा है ना, ये तो हुआ ही नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हो गया है। जिस कंपनी को 10 से 15 मल्टीपल मिलना चाहिए था, उसको आज 60 से 70 मल्टीपल मिलना शुरू हो गया है। ये डिलीवरी अभी हुई नहीं है, आपने पहले ही ग्रेट मल्टीपल बना दिया है, गुड टू ग्रेट कंपनी नहीं हुई है। तो अगर डिसअपॉइंटमेंट होता है कि ये चीज़ अगर कंपनी ने डिलीवर नहीं करी तो मल्टीपल भी आपका गिरेगा, लेकिन थोड़े दिनों के लिए आपको ये हाई मल्टीपल बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सिंपल, आपको याद होगा मेरा G2G फ्रेमवर्क, गुड बिजनेस गुड वैल्यूएशन ग्रेट वैल्यूएशन। ब्रॉडली आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, हर जगह थोड़ी थोड़ी आपकी अगर 20-25 कंपनी ऐसी होनी चाहिए। FIIs को आप बेवकूफ़ ना समझें, वो सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं बनाए हैं,
FI जब इंडिया में एंटर किए थे 15, 20, 25 सालों से वो हैं, वो गुड में आए थे और उन्होंने पूरी वैल्यूएशन कैप्चर करी है बड़ी बड़ी कंपनियों की। तो FIs आर नॉट फूल्स, ये मैं आपको कह दे रहा हूँ कि बिकॉज बहुत पैसे बनाए हैं उन्होंने। आपका काम है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना। एक कंपनी महंगी हो भी सकती है, पूरा पोर्टफोलियो आपका महंगा नहीं होना चाहिए। अगर पूरा पोर्टफोलियो आपका ग्रेट हो गया तो दिक्कत है। ये आप ही को ध्यान रखना है कि आपका क्या क्राइटेरिया है। मेरा तो एक डिसिप्लिन क्राइटेरिया मैंने बना रखा है, वो भी धीरे धीरे कभी मैं शेयर करूंगा। तो ये फ्रेमवर्क है, वो एक मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा, मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। आज जो मुझे लग रहा है इंडियन फाइनेंशियल्स में कुछ ग्रेट बिजनेसेस आपको गुड प्राइस में मिलने शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा 3-4 महीने पहले मैंने HDFC बैंक की बात करी थी। रेयरली मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करता हूँ, बट HDFC बैंक तो वेल नोन स्टॉक है और वहाँ तो आदित्यपुरी से मैं इतनी बार मिल चुका हूँ। शशि जो CEO है सबको अच्छे से जानते हैं हम। रेयरली हुआ है कि HDFC बैंक आपको 14-15 मल्टीपल में मिला, आपको 10 से 14% अर्निंग्स ग्रोथ देता है। सो इंडियन फाइनेंशियल्स अभी मुझे लग रहा है ग्रेट बिजनेसेस ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। कुछ थोड़े महंगे हो गए लाइक बजाज फाइनेंस, बट सब ग्रेट फ्रेंचाइज। इंडियन कंज्यूमर अच्छे बिजनेसेस हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे। कुछ स्मॉल कैप माइक्रो कैप जो अभी गुड बिजनेस ही हैं, ग्रेट वैल्यूएशन में पहुंच चुके हैं। तो वहां पर अगर वो डिसअपॉइंट करते हैं ग्रोथ में, तो वो बबल अचानक फूटता है बलून्स का, हवा बहुत तेजी से निकलती है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स है तो काइंडली ऑब्जर्व करिए, कंपनी को देखिए, प्लीज़ टिप और मोमेंटम मत खेलिए। वहाँ बहुत रिस्क होती है जब बलून से अचानक हवा निकलती है, बिकॉज सारे कबूतरों को एक साथ उड़ना पड़ता है। ये मैं एक ब्रॉड एनालिसिस दे रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा है आज के मार्केट में है। और ये मैंने एक वीडियो में एनालिसिस दी थी कि निफ्टी 50 जो अमेरिका का एक बुल मार्केट आया था 1966 से 72 तक, जब पूरा बाजार महंगा हो गया था, तब भी S&P का मल्टीपल 18 था। ये कंपनियां हैं जो 30 मल्टीपल के नीचे ट्रेड करती थी, ये कंपनियां हैं तो 30 से ज़्यादा ट्रेड कर सकती। अगले 30 साल तक सस्ती कंपनियों ने ही सिर्फ S&P को आउट परफॉर्म किया, जो 18 से 20 का CAGR दिया। जितनी महंगी कंपनियां थी, जिनकी एंट्री प्राइस गलत थी, दे अंडर परफॉर्म द मार्केट। सारी अच्छी कंपनियां थी। तो मैं कई बार कहता हूं कि जस्ट बिकॉज कंपनी अच्छी है, अगर आपने महंगी खरीद ली ना तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। कितनी अच्छी गाड़ी हो आपकी, टॉप एंड, आपने लेट्स अज्यूम टोयोटा क्रूजर खरीद ली, अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगर फेरारी के दाम में खरीदी ना, आपकी गाड़ी कभी वो टोयोटा के दाम पे दोबारा बिकेगी नहीं, आपको लॉस ही होगा। तो अच्छी चीज़ अच्छे दामों में खरीदिए। अम्बासडर को फेरारी के दाम में मत खरीदिए, फेरारी को रोल्स रॉयस के दाम में न खरीदिए। और ये वही एनालिसिस है